आज हम बात करते हैं गलवान घाटी की, एक सैनिक के नज़रिए से कि वास्तविक में वहाँ क्या घटित हुआ, क्या हम जो न्यूज़ में सुने हैं वही हुआ है या उससे भी कुछ अलग हट के हुआ है। तो आज हम कुछ उन बिंदुओं पे बात करेंगे जो आज तक आप लोगों ने सुना नहीं है या किसी से चर्चा में नहीं आया है। तो गलवान 15 जून 2020 रात का समय था, अंधेरी रात थी, -20 डिग्री से ज़्यादा तापमान था। सर्दी इतनी थी कि हड्डियाँ गल जाए। और गलवान घाटी की जो है वहाँ पे एक तरफ भारत का बेग ओल्डी एक रोड बनाया जा रहा था 255 किलोमीटर लंबा, और दूसरी तरफ घाटी और एक बीच में नदी और एक तरफ वो पहाड़ी क्षेत्र। तो एक तरफ था हमारा भारतीय रोड, बीच में वो नदी वो घाटी, और दूसरी तरफ में पर्वतीय क्षेत्र था। तो जहाँ ये गलवान घाटी का विवाद का मेन कारण था 2 महीने पहले की घटना, जब ये बेग ओल्डी रोड बना। असली जड़ था लड़ाई का ये। इससे पहले भारत सरकार क्या करती थी कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर्स कम बनाती थी। पहले वाली सरकारें का बीच में एक माइंड सेट था कि वहाँ ज़्यादा हम लड़ाई झगड़े की तनाव कम करें, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं बनाए, क्योंकि जब से हम वहाँ रोड या कोई आर्मी बेस या कैंप इस तरह के बनाने का प्रयास करते थे नया, तो वहाँ पर जैसे रनवे, तो चीन के द्वारा एक प्रेशर बनाया जाता था। चीन के द्वारा 4 कदम आगे आना, फिर 2 कदम वापस जाना, इस तरह के वो पॉलिटिक्स रहती थी। एक दबाव बना के हमें वो बनाने से रोका जाता था। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, इनकी सोच का नज़रिया भी कुछ बदल गया। अब भारतीय सेना को स्पष्ट आदेश था कि वहाँ आप अपनी मजबूत स्थिति करिए, अपने कैंप बनाइए, अपने बेस बनाइए, वहाँ रनवे बनाइए, वहाँ रोड बनाइए, जो भी आपको आवश्यकता है वो सब चीज़ें करिए बिना किसी संकोच के, हम आपके साथ। बस भारतीय सेना को क्या चाहिए थी, ये सभी चीज़ें जब उन्हें छूट मिल गई थी। तो जो ये बेग ओल्डी रोड था, ये एक्चुअली क्या इस सामान्य सा सड़क नहीं थी। ये भारत को उस जगह पर हमारी रसद सामग्री पहुंचाने में, सैनिकों के लिए हथियार, बैकअप फोर्स पहुंचाने का एक बहुत बड़ा साधन बनने वाला था कि हम वहाँ कुछ ही समय बाद या कुछ ही समय में वहाँ पे हम रसद सामग्री पहुंचा सकते थे और सैनिक पहुंचा सकते थे, वहाँ टुकड़ियाँ या हथियार पहुंचा सकते थे। और चीन को ये एक सामान्य सड़क नज़र नहीं आ रहा था। चीन का एक दिमाग में एक बात चल रही थी, जैसे ये सड़क बन रहा था, उस चीन को ये लग रहा था कि ये सड़क बन जाने के बाद चीन के तिब्बत और क्या नाम है उसका, सिंगजियान क्षेत्र, उन दोनों को उनका एक रोड है जिसका नाम है G219। ये उस पर नज़र रख सकता था भारतीय सैनिकों द्वारा। हो सकता था कि यदि कभी भविष्य में युद्ध हो या तनाव की स्थिति आए तो भारतीय सेना द्वारा इस रोड की सहायता से, ये जो G219 है इनका रोड सिंगजियान और तिब्बत को जोड़ता है, इसको हम ब्लॉक कर सकते थे, इस पर हम अधिकार कर सकते थे। जिसका अर्थ है कि उनका दोनों से संपर्क कट जाना। एक किस्म का ये मान लो सिक्किम की तरह ही स्थिति है उनकी वहाँ पे, और ये चीन के लिए असहज पैदा कर रहा था। चीन किसी भी तरह का इस रोड के निर्माण को रोकना चाह रहा था, भारत को वही प्रेशर टेक्निक के द्वारा दबाव बना के, डरा के, धमका के, पॉलिटिक्स के द्वारा। अप्रैल 2020 से स्थिति पैदा होने लगी। चीन के द्वारा अचानक गश्त बढ़ा दी गई, गश्त में सैनिकों की संख्या भी अधिक कर दी गई। अब उनके चीनी सैनिक जो गश्त करते थे वो प्रयास करते थे कि भारतीय जहाँ पहले करते थे उससे और अंदर आने की, भारत की तरफ आने का प्रयास करते थे, और कुछ देर ठहरते या वापस चले जाते थे। इस तरह की गतिविधियाँ कर रहे थे। भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट थी, ऑब्जर्व कर रही थी कि उनकी गतिविधियों को। भारत भी अपनी सैनिकों की संख्या धीरे धीरे वहाँ बढ़ा रही है। अप्रैल और मई महीने में भारत और चीन के बीच में तनाव चरम सीमा पर चला गया था।
क्योंकि गलवान, देवसांग और पेंगोंग झील के फिंगर्स जो क्षेत्र है उनमें सेना आमे सामने आ गई थी, चीन और भारत की दोनों, मतलब फेस टू फेस हो गई थी ये मान लो। उनके द्वारा पोस्टें बना ली गई थी, टेंट लगा दिए गए थे उनके सैनिकों के द्वारा। भारत ने भी उनकी सामान्य पोस्ट और अपने टेंट सैनिकों के लिए लगा दिए गए थे और वहाँ पे गश्त शुरू हो गई थी। कि ये तनाव की स्थिति इतनी ज़्यादा भयानक थी कि कभी भी ऐसा लग रहा था कि युद्ध छिड़ सकता है भारत और चीन के बीच में। ये विश्व में चर्चा का विषय बन गया था, दोनों देशों में तो चर्चा का विषय था ही। पीछे हटने का कोई नाम नहीं ले रहा था। चीन प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहा था, उन्हें लग रहा था कि भारत टूट जाएगा इस प्रेशर से। लेकिन चीन का माइंड शायद ये सोचना अब की बार गलत नज़र आ रहा था। चीन ने ये गलती की, उस प्रेशर को ज़्यादा तनाव में बनाने के चक्कर में भारतीय सैनिक धीरे धीरे वहाँ ज़्यादा आ गए। चीन को आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी भारतीय सेना वहाँ पर इतने सैनिकों की संख्या बढ़ा देगा। अब सैनिकों की संख्या इतनी हो गई थी कि चीन के लिए वहाँ से आसान नहीं था कि वहाँ लड़ना। क्या वो जो छोटी हरकतें करते हैं ना, जो बच्चे होते तरह पैन खोसना, आपको झगड़ा पट्टी छोटा मोटा करना, इस तरह से हरकतें, वो संभव नहीं थी। उसका अर्थ ये था कि अब वहाँ एक छोटी भी झड़प पूर्ण युद्ध हो जाना, और चीन जानता है कि पूर्ण युद्ध का परिणाम क्या होगा। चीन का कभी भी युद्ध का अनुभव नहीं रहा है। उन्हें मालूम है कि हम 1962 के युद्ध की स्थिति वाले भारत नहीं है। सिर्फ वो अब डरा के काम लेना चाह रहा था। वो उसका अब जो सोच थी वो फेल होती नज़र आ रही थी। उसी दौरान 15 जून 2020 को गलवान में 6 जून 2020 को दोनों सेना के कोर कमांडरों द्वारा एक मीटिंग होती है हाई लेवल की। काफ़ी लंबी बातचीत होती है तनाव के बीच में, और ये तय होता है कि दोनों सेना देवसांग, गलवान और पेंगोंग जो फिंगर है वहाँ से पीछे हटेंगी, अपने पोस्टें पीछे हटाएंगी, अपने जो टेंट वेंट है सैनिक वो पीछे हटाएंगे और पहले वाली स्थिति में चले जाएंगे। ये अखबारों में भी आया, लगा कि सामान्य स्थिति पैदा हो रही है। और ये भी तय किया गया कि चीन अपने सैनिकों को पहले पीछे हटाएगा, उसके बाद भारत हटाएगा। अब की बार ये ऐसा पहली बार हो रहा था, क्योंकि भारत ने स्पष्ट कह दिया था कि हमें आप पे भरोसा नहीं है, और आप पहले पीछे हटोगे, आप पहले आए थे तो आप ही पीछे हटोगे, उसके बाद ही हम पीछे हटेंगे, अपनी पुरानी वाली जगह में जाएंगे। चीन आखिर में सहमत हो गए। 15 जून 2020 को गलवान में, जहाँ पे हमारे कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू जी 16 बिहार रेजिमेंट के कमांड कर रहे थे, उनकी उस जगह पे ड्यूटी थी। उन्हें टास्क दिया गया कि भाई आप उस एरिया पे गलवान में नज़र रखो। तो वहाँ पे रात के 15 जून 2020 को रात का समय था, अंधेरी रात थी, -20 डिग्री से नीचे तापमान, पर्वतीय क्षेत्र है, बर्फ एरिया है। सामान्य आदमी वहाँ पे इतना ऑक्सीजन कम रहता है कि वहाँ पे जीवन ही संभव नहीं है उनके लिए। खड़े खड़े भी वो इस तरह से हाँफते हैं जैसे वो दौड़ रहा हो। भारतीय सैनिक उस रात को अपनी गश्त के लिए निकलते हैं, साथ में उनका कमांडिंग ऑफिसर होता है। और आर्मी में जो रहा है, जो फोर्स में रहे, वो जानते हैं कि जिनके साथ आपके साथ यदि आपका कमांडिंग ऑफिसर साथ खड़ा है और साथ गश्त पे निकल रहा है तो जोश कितना हाई रहता है। तो पूरे जवानों का जोश हाई था बिहार रेजिमेंट का। जब वो गलवान में, क्या एक रास्ता आम नहीं होता है वहाँ, एक पतली सी एक सकड़ी सी रास्ता होता है जो फिसलन भरा होता है, बहुत संभल के चलना पड़ता है। यदि उसमें से आपका पैर फिसल गया तो आप हज़ारों फीट नीचे खाई में गिरते हैं, जिसका अर्थ है कि आपको बचना संभव नहीं है। तो बहुत ही संभल के चलना पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी, ऐसी भौगोलिक स्थिति रहती है जहाँ सामान्य रूप से आम आदमी चल नहीं पाता है। अब वो गलवान में जैसे रात को पहुँचते हैं गश्त करते करते, तो वो एक चीनी सैनिकों का वहाँ मूवमेंट था वो अलग नज़र आता है। तय ये था कि वहाँ से चीनी सैनिक हटेंगे, अपने पोस्टें हटाएंगे, अपने टेंट हटाएंगे। लेकिन होता क्या है, वहाँ देखा गया
कि चीनी सैनिकों के द्वारा वहाँ पे पक्की पोस्टें बनाने का प्रयास किया जा रहा था। सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी गई थी। ये सब चीज़ देख के अपने कमांडिंग ऑफिसर अपनी सेना के साथ वहाँ पहुँचे, गश्ती टीम के साथ, और वहाँ के जो उनके समक्ष अधिकारी हैं उनसे वो बातचीत की। उन्हें एतराज़ जताया कि भाई आपके हमारे बीच में ये समझौता हुआ कि आपको पीछे हटना है, न कि आपको यहाँ पे पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाना है या पोस्टें बनानी है। वहाँ पे चीनी अधिकारियों के जो रवैया था वो बहुत ही बुरा, मतलब समझ लो कि अग्रेसिव टाइप का था। वो गाली गलौज पे आ गए और भारतीय सैनिकों ने जल्दी ही वहाँ महसूस किया कि चीनी सैनिकों की संख्या तो धीरे धीरे बढ़ ही रही है, पीछे से आ रहे हैं, और उन सैनिकों में कुछ नए सैनिक भी हैं जो वहाँ आमतौर पर नहीं पाए जाते। फोर्स में रहे वो लोग समझ जाते हैं कि ये सैनिक कौन से हो सकते हैं। तो वो स्पेशल फोर्सेज के चीनी सैनिक थे जो वहाँ लाए गए थे। तो भारतीय सैनिक समझ ली कि यदि किसी देश की स्पेशल फोर्सेज वहाँ आती है तो इसका अर्थ है कि वहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। ये सब चीज़ महसूस कर ही रहे थे सैनिकों की संख्या धीरे धीरे चीनी सैनिक बढ़ रहे थे। एक्चुअली क्या, चीन ने जो गश्ती टीम थी उसने अपने पीछे पर्वतीय क्षेत्र के पीछे अब बड़ी संख्या में चीन सैनिकों को छिपा के रखा था। उनका पहले से प्री प्लानिंग था कि यहाँ पे वो आएंगे, हमें क्या घटना करनी है। एक्चुअली क्या नियम ये है वहाँ पे भारत और चीन के बीच में 1962 के बाद एक समझौता हो रखा है 1993, 1995 और 2005 में कि दोनों सेना अपने हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगी। तो हथियार तो वहाँ यूज कर नहीं सकते थे। चीनी सैनिकों के हाथों में देखा गया कि उनके हाथों में राड, स्टील की, लोहे की, और बेस खेलते हैं, बेसबॉल खेलते हैं, उससे वो एक लकड़ी का डंडा टाइप का होता, उस पर कंक्रीट वाले तार लोहे के वो लगे हुए थे, और बातचीत करते करते वो अचानक हमला कर देते भारतीय सेना पे। भारतीय सैनिकों को वहाँ शुरुआत में चोट लगती है, और क्योंकि भारतीय सैनिक वहाँ उनके पास इस तरह का कोई हथियार था नहीं, और हथियार चलाने का वहाँ देश नहीं था, राइफल्स गोली चलाने का। फिर धीरे धीरे भारतीय सैनिक उनके हथियार खोसने लगते और वापस हमला शुरू करते। अब ये झड़प जारी थी, रात का समय था, एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन किसका सैनिक है कहाँ पे। और सबसे बड़ी लड़ाई ये थी, लड़ते समय ये ध्यान भी रखना था कि आपका पैर फिसल नहीं जाए। यदि आपका पैर फिसल गया तो सीधा आप गलवान नदी में गिरोगे, और उसका अर्थ है कि आपको इतना ठंडा पानी है कि आपको बचना संभव नहीं। उस लड़ाई में ही सूचना दी जाती है भारतीय सेना के द्वारा हेडक्वार्टर में, जो रियर बोलते हैं, कि इस तरह से झड़प होगी और उनकी सेना इस तरह से संख्या अधिक है और वो धीरे धीरे सेना बढ़ा रहे हैं। तुरंत भारतीय सेना एक्टिव होती, हेडक्वार्टर से 2 टीमें भेजी जाती है। एक होती है घातक टीम और एक होती है सिख लाइट रेजिमेंट्स। दोनों के बारे में छोटा सा चर्चा कर देता हूँ, ये होती क्या है। घातक टीम वो होती है एक रेजिमेंट से सबसे बेस्ट जवान, फिजिकली माइंडली बेस्ट होते हैं, जो रफ एंड टफ, जो 40-40 kg वेट लेके 30-30 40-40 किलोमीटर का रूट तय करते हैं। उनकी ट्रेनिंग होती है, वो बहुत ही मतलब एक समझ लो स्पेशल फोर्सेस की तरह ही होते हैं वो घातक टीम। और सिख रेजिमेंट आपको मालूम ही, उनके जलवे तो अलग ही, दोनों ही फोर्स वहाँ पहुँचती है। अब आप आइडिया लगाओ कि जैसे सूचना मिलती है तेजी के साथ गए होंगे, और वहाँ तेज चलना अर्थ है आपका सांस फूलना। तो वहाँ वो कितनी तेजी से गए, अपने खुद का भी संतुलन बना के रख के कि वहाँ पे, क्योंकि रास्ता भी खराब, रात का समय था, और जैसे वो पहुँचे परिस्थिति अब बदल गई। अब चीनी सैनिकों को जैसे ही मालूम चला कि भारतीय सेना आ गई है, और जैसे ही
सिख रेजिमेंट ने, घातक टीम ने नारा दिया वहाँ पे, जो कि फौज में आप रहे हो, देखते हो जब वो लड़ाई लड़ते हैं तो उनका एक अलग ही ऑरा होता है, और उनके ही डंडे, उनके ही राड़ वाड़, उनकी हॉकी, उनके ही सब कुछ छीन कर उनको ही मारने लगे। तो भारतीय सैनिक बताते हैं 10 मिनट बाद तो वहाँ का नज़रिया ही कुछ, वो जो आक्रामक और थे चीनी सैनिक, वो उनकी सब कुछ बदल गया। वो भाग खड़े हुए, सबसे पहले चीनी अधिकारी ही भागने लगे, उनके पीछे चीनी सैनिक। अब भागने का रास्ता वहाँ पे था नहीं, क्योंकि वो ऐसी जगह है जो सिंगल पगडंडी होती है, वहाँ से चलना होता है, मतलब एक व्यक्ति चल सकता है उस रास्ते से मुश्किल से, और वो रात को वो पगडंडी दिखाई भी नहीं देगी, अंधेरी रात थी, और एक पैर गलत सीधा घाटी के नीचे नदी में। तो बताया ये जाता है कि चीनी सैनिक ज़्यादातर भाग के ही मर गए, डर के मारे, वो उसमें स्लिप हो गए और वो नदी में गिर गए। कुछ तो नदी में जानबूझ के कूद गए कि नदी पार कर लेंगे या बच जाएंगे किसी तरह, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये भारतीय सैनिक आपको किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं। और वहाँ चीख पुकार मच गई चीनी सैनिकों की, और उस हाई तौबा के बीच में 6 घंटे के आसपास वो भारतीय सेना का तांडव देखने को मिला, जो शायद चीन कभी भी भूलेगा नहीं। और बताया ही जाता है कि अनुमान है कि 60 से 100 के बीच में उनके सैनिक मारे गए। लेकिन चीन ने सबसे बड़ा चीज़ छुपाने का बड़ा कारण क्या था कि एक तो सैनिकों की संख्या ही थी, वो वास्तव में बता देता तो ये विश्व में उसका जो झूठा ऑरा बनाया हुआ था वो खत्म हो जाता, उसका मनोबल गिर जाता सैनिकों का होगा, और विश्व में उनकी मतलब जगहशाही होती। उस गलवान घाटी में रात को जो तांडव मचा, जो भारतीय सैनिकों ने तांडव मचाया, उसको सुबह जब सूरज थोड़ा दिखाई देने लगा, वहाँ हल्की सूरज दिखाई देती है, इतना तो है नहीं, और सुबह हुआ तो वहाँ लाशों की ढेर पड़ी थी चीनी सैनिकों की, और वो अपने हथियार छोड़ के कुछ थे वो भाग चुके थे, कुछ नदी में बह गए थे, कुछ घायल पड़े थे। कुछ सैनिक जो उनका चीनी सेना सीमा की तरफ पड़ता है, जो पहाड़ी है छोटी, उन पे पहुंच गए थे। वो वहाँ खड़े बैठ के देख रहे थे, लेकिन वो अपने घायल सैनिकों को लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उनकी टुकड़ियाँ भी वापस और आ गई थी, तब तक भारत की सेना और भी अलर्ट हो गई थी, लेकिन वो टुकड़ियाँ वहाँ वापस आके उनके डेड बॉडी चीनी सैनिकों के और उनके घायल सैनिकों को लेने नहीं आ रही थी। इतना भय था उन्हें। उस लड़ाई में शुरुआत में कुछ भारतीय सैनिकों को चीन ने, उनकी तो चाल थी, शुरुआत में प्लानिंग था कि इन सभी को हम कैप्चर कर लेंगे, हर एक दबाव बनाएंगे, लेकिन उनमें से कुछ सैनिक हमारे कैप्चर कर लिए गए थे। भारत ने भी, जब बाद में घातक टीम और सिख रेजिमेंट पहुंची, तो भारत ने भी उनके जो सैनिक वहाँ बच गए, जो कूदे नहीं, उनको कैप्चर कर लिया गया था, उनके अधिकारियों को भी कैप्चर कर लिया गया था। ये बीच में न्यूज़ में भी आया था। और बाद में दोनों सेनाओं के अधिकारी को बीच में काफ़ी लंबी मीटिंगें हुई। उस मीटिंग में तय किया गया कि भाई सैनिक आदान प्रदान करके छोड़ दिए जाएंगे। वो अपने छोड़ दिए, हमने उनके छोड़ दिए। इस तरह से ये गलवान घाटी की घटना हुई। चीन के द्वारा जो छुपाने का बड़ा कारण था सैनिकों का, एक बड़ा कारण तो ये था कि यदि वो इतनी बड़ी संख्या में दिखाएं कि हमारे इतने बड़े संख्या में सैनिक मारे गए, तो उनका मनोबल गिरता, उनके लोगों का मनोबल गिरता, सेना पे सवाल उठते, बल्कि उनकी सरकार पे भी सवाल उठते, और विश्व में जगहशाही होती वो अलग। और एक बड़ा कारण था, यदि ये बताएं कि हम मरे तो मरे कैसे, तो ये पता चलेगा कि ये तो भाग के आगे, भागते समय मरे, अपना घाटी में गिर गए, तो वो ज़्यादा इनकी बेइज्जती का सवाल था। क्योंकि एक लड़के मरना एक अलग बात है, जैसे हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, लड़के शहीद हुए, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी शुरुआत में, और हमारे कुछ मुट्ठी भर सैनिक थे, उन लोगों ने उनके साथ इतनी बड़ी संख्या के साथ लोहा लेना, उनके साथ लड़ना, बल्कि उनको मारना, एक बड़ी बात। हमारे कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू जी शहीद हुए। हमने सह सम्मान भारत सरकार ने उन सभी 20 सैनिकों के परिवार को
और उन सभी के साथ सहानुभूति दिखाई, सम्मान दिया, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ। लेकिन चीन में उल्टा हुआ। चीन में जो उनके सैनिक मरे उनका नाम भी नहीं बताया गया, सम्मान तो दूसरी बात है। जब उनके परिवार के द्वारा, चीन में लोकल जो चैनल होता है जैसे यूट्यूब इस तरह का नहीं होता, वहाँ पर प्रतिबंधित है, लेकिन उनके जो लोकल चैनल्स हैं उनमें उनकी प्रतिक्रियाएँ आई, तो उन प्रतिक्रियाओं को भी वहाँ से हटा दिया गया और प्रेशर किया गया उन परिवारों को कि आप अपनी किसी भी तरह की बात बाहर लीक नहीं होने दोगे कि हमारा बेटा या हमारा परिवार का एक जवान शहीद हो गया। तो बाद में ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी, अमेरिकन एजेंसी या यूरोपियन एजेंसियों में ने कईयों ने अध्ययन किया। उस अध्ययन से ये पता चला कि इनकी सैनिकों की संख्या जो चीन बता रहा है उससे कहीं बहुत ज़्यादा है। चीन ने तो सिर्फ बताया कि हमारे 4 सैनिक मरे हैं, जबकि चीन के सैनिकों की भारतीय सेना द्वारा बताया ये जाता है, वहाँ जो जवान थे, कि उनकी लाशों की ढेर लगी हुई थी और वो वहाँ दूर बैठे हुए अपनी सीमा में उनके सैनिक देख रहे थे, कोई उठाने वाला नहीं था। जब तक वहाँ से भारतीय सेना की सहमति बन गई, वे पीछे हट जाओ आप, तब वो उठा के ले गए। तो ये शर्मसार कर देने वाली चीन के लिए ये घटना थी। उसके बाद चीन ये को स्पष्ट हो गया कि अब भारत वो भारत नहीं रहा 1962 का। उसके बाद भारत ने उल्टा और कर दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स बढ़ा दिए, रोड बनाना बढ़ा दिया, सड़क बनाना बढ़ा दिया, और रनवे हो गया, रेलवे लाइंस का हो गया, सुरंगें हो गई, आर्मी बेस हो गए, पोस्टें हो गई, भारतीय सेना की संख्या हो गई, ये सब वहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है और चीन सब कुछ देख रहा है। लेकिन अब चीन वो पहले प्रतिक्रियाएं देता था गलवान से पहले कि 4 कदम अंदर आना, 2 कदम पीछे चले जाना, 2 पे समझौता करने का प्रयास करना, वो सब चीज़ें वो चीन भूल गया है भारत के साथ। अब उसकी मजबूरी बन गई है, जो अब कह रहे हैं ना चीन हमारे साथ शांति चाहता है, शांति चाहता है, और शांति का बड़ा कारण है हमारे 20 जवानों की शहीद, जो उन्हें बलिदान दिया, जो घातक टीम ने और जो सिख रेजिमेंट ने वहाँ अपने बल का जौहर दिखाया, वो उनकी बड़ी या सरकार की नीतियाँ रही, उसका परिणाम है कि चीन आज हमसे शांति की भीख मांग रहा है कि हम शांति चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते, भारत साथ अच्छे से रहना चाहते हैं। क्योंकि चीन की जो पहले वाली चालें थी, अब भारतीय सेना या भारत सरकार के द्वारा सहन नहीं की जाएंगी। उन्हें मालूम है कि ऐसा नहीं हो कि हम 2 कदम आगे आने का प्रयास करें और हमारे 4 कदम चले जाएं। धन्यवाद।